नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अजमेर जिले की हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम आपको बता दें, हाफ ईयरली एग्जाम में 60% सिलेबस पर आधारित पेपर बनेगा और 34 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये जो पेपर है ये भी 34 मार्क्स का ही है। इसी पैटर्न पर आधारित ही अन्य जिलों के पेपर भी होंगे। अन्य जिलों में भी इसी प्रकार का ही पेपर आने वाला है। तो अजमेर ज़िले के विद्यार्थी अपने आंसर की जांच कर लीजिए। अन्य जिलों के जो विद्यार्थी हैं वो इस पेपर का सॉल्यूशन देखकर अपने ज़िले में आने वाले फिजिक्स के पेपर का आकलन लगा सकते हैं। सेम टू सेम ये पेपर नहीं आएगा, बट इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसके विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है। विषुवतीय तल का मतलब होता है निरक्षीय रेखा, और निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है Kp/r³। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा, इसका सॉल्यूशन होगा ब। फिर आप इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का SI मात्रक होता है। तो देखिए इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा, इसका सॉल्यूशन होगा द। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें आवेश दे रखा 4 × 10⁻⁹ कूलम। आवेश के कारण से इससे 9 × 10⁻² मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये हमें Q दे रखा है, ये हमें R दे रखा है, और किसी बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो KQ/R होता है। K का मान होता है 9 × 10⁹। Q का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁹, और R की वैल्यू हमें 9 × 10⁻² दे रखा है। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁹ से 10⁻+2 कैंसिल हो गई। ये 10⁻² जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10⁻+2 हो जाएगी, और 10⁻+2 होने का मतलब है 400। इसका आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कि आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा से संबंधित सूत्र नहीं है। तो देखिए किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा Q²/2C, ये सूत्र सही है। 1/2C × V², ये इस फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है। सूत्र सही नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी आएगा, ब इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कार्बन प्रतिरोध से रिलेटेड। हमें इस पर 4 भिन्न रंगों की पट्टियां दे रखी है, पीले, बैंगनी, भूरे और सुनहरे रंग की। तो इस टेबल को देखकर हम इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बी रॉय, तो पहला जो कलर है वो 5वें नंबर पर है, तो उसका जो सार्थक अंक है वो होगा 4। फिर हमारे पास में है बैंगनी, तो बी रॉय, ग्रेट, B10, वेरी गुड। तो यहाँ से जो वॉलेट कलर है वो 7वें नंबर पर है, तो 47 हो गया। तो रंग है वो भूरा, तो ब्लैक ब्राउन, तो इसमें दूसरे नंबर पर है 10⁻1 आ गया। फिर प्लस माइनस, यहाँ पर तीसरा जो रंग है वो है सुनहरा, तो सुनहरे के हिसाब से हमारे पास में जो सहायता है वो 5% आ जाएगी। इसे हम 470 ±5% लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो स ऑप्शन आएगा। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है धारा व अपवन वेग में संबंध। हमने धारा और अपवन वेग में संबंध पढ़ लिया है। Vd बराबर होता है I/ANE। तो यहाँ से आप देखेंगे I बराबर आ गया ANE Vd, तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही होगा, इसमें ए आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा। तो देखिए बल की वैल्यू होती है F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
इसे मैं परिमाण के रूप में लिखूं तो क्यू वी बी साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। यहां पर b और v दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहां पर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो f का मान आ जाएगा QVB। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो QVB होगा, इसका ऑप्शन आएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 8वें क्वेश्चन में, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार होता है जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें पूछी है। इसमें आप देखिए पहले हमें दे रखा है Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। तो देखिए Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे। दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। देखो यहां पर एक कोमा और है तो इसमें आएगा प्रतिकर्षण। पहला जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं इसमें प्रतिकर्षण प्रकृति होगी, और यदि Q1 तथा Q2 लेस देन 0 है, इट मीन्स दोनों में से एक आवेश धनात्मक है दूसरा आवेश ऋणात्मक है, तभी इसकी वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, तत्पश्चात इसमें आकर्षण आएगा। तो इस 9वें क्वेश्चन के अंदर पहले रिक्त स्थान में प्रतिकर्षण, दूसरे में आकर्षण आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में। देखिए विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां धारिता या विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के अधिकतम मान के बराबर होती है, इसके तुल्य होती है। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता या विद्युत विभव के बीच में रिलेशन होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव में अधिकतम ह्रास के तुल्य होती है, तो इसमें विभव आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता चरघातांक के रूप से, देखिए प्रतिरोधकता चरघातांक के रूप से घटती है, तो इसमें सिर्फ हम कर देंगे कम होती है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए शंट को धारामापी के एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है, जबकि एमीटर यदि धारामापी से यदि आप एमीटर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे इसमें समांतर क्रम आएगा, इसमें कम आएगा। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। गाउसी पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव स्थित होने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होता है, जबकि ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि यदि गाउसी पृष्ठ है और उस गाउसी पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव है प्लस Q और माइनस Q आवेश वाला कोई निकाय है तो कुल आवेश वहां पर शून्य हो जाएगा। कुल आवेश शून्य हो गया तो विद्युत फ्लक्स की वैल्यू शून्य होगी, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंस है। हमें 2 लेंस दे रखे हैं। पहला जो लेंस है वो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम प्लस में लेंगे। दूसरा जो लेंस है वो हमारे पास में है अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी हम लेंगे माइनस में। हमें तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को हम एक दूसरे के संपर्क में संयोजित करके रखते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले से F1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 20, F2 की वैल्यू वो हमारे पास में माइनस में 30, तो 1/f बराबर हमारे पास में 60, 3 - 2 तो 1/f इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1/60, f बराबर आ गया हमारे पास में प्लस में 60 सेंटीमीटर। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस की भांति बिहेव करता है और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये जो निकाय है वो अभिसारी लेंस की भांति बिहेव करता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। इट मीन्स स्मॉल m की जो वैल्यू है वो हमें 8 दे रखी है। फिर जब इसे समांतर किरणों से समंजित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें m की वैल्यू 8 दे रखी है, इसके साथ में ये बता रखा है कि दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है, नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस है, उसके बीच की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है। विद्यार्थी हम आपको बता दें m बराबर होता है FO अपॉन में FE विथ नेगेटिव साइन, बट मैं यहाँ पर परिमाण लेकर चलूंगा तो FO की जो वैल्यू है वो m है, FO का जो परिमाण है वो m इंटू में FE के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जो FO है उसका मान आ जाएगा 8 FE के इक्वल, और जो L है वो नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी होती है जो कि इनकी फोकस दूरियों के परिमाणों के बराबर होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन भी इस टॉपिक में दूरदर्शी के अंदर ये भी वहीं पढ़ चुके हैं, दूरदर्शी के अंतर्गत ही। तो यहां पर L की वैल्यू 18 दे रखी है, FO का मान है 8 है, FE तो यहां से हमारे पास में आ गया है 18 बराबर 9 FE। तो यहां से हमें मिल चुका है FE बराबर 18 बट्टे में 9 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमें मिल चुकी है FE नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से FO बराबर कितना आ जाएगा, 18 माइनस 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो FO 16 सेंटीमीटर आएगा और FE 2 सेंटीमीटर इसका सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि 400 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो देखिए 17वें क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हमें वोल्टेज दे रखा है 400 वोल्ट, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट करनी है। लेमड़ा बराबर हम जानते हैं 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडर V होता है। V की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 400 का जब अंडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहां से 400 का जो अंडर है वो हो जाएगा 20, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन 20 आ गया हमारे पास में। जब इसमें 20 का हम भाग लगाएंगे तो हमें लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहां से हम भाग लगाएंगे तो 0.6135 एंगस्ट्रॉम हमें लेमड़ा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। प्रकाश विद्युत धारा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ बनाइए। देखिए यह पार्ट में हमें आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पुट करनी है जो कि K मैक्सिमम बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू EV नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट की फॉर्म में लिखी जा सकती है। वैसे तो प्रकाश विद्युत समीकरण को हम यहां से लेकर यहां तक पुट कर सकते हैं। तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण है। V नॉट निरोधी विभव है, H प्लांक नीतांक है, न्यू फोटोन की आवर्ती है, न्यू नॉट दहली आवर्ती है। इसके सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है प्रकाश विद्युत धारा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ बनाइए। तो देखिए प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो एक तरफ हम प्रकाश विद्युत धारा लेंगे, दूसरी तरफ हम प्रकाश की तीव्रता लेंगे, तो इस प्रकार का एक समानुपातिक रूप से ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। 19वें क्वेश्चन को देखिए। परिभाषित कीजिए निरोधी विभव तथा कार्यफलन को हमें परिभाषित करना है। तो सबसे पहले देखिए निरोधी विभव की डेफिनेशन,
ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V नोट से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कार्यफलन की डेफिनेशन पूछी है। तो कार्यफलन की डेफिनेशन होती है कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन, इसे हम दहली ऊर्जा भी कहते हैं। इसको फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। फाई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट लिखा जा सकता है, जहां एच प्लांक नीतांक होता है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, और जो न्यू नोट है वो यहाँ पर दहली आवर्ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का माध्यम यदि भर दी जाए तो इसकी धारिता का व्यंजक क्या होगा, आवश्यक चित्र भी बनाइए। हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है। इसकी एक प्लेट पर धनावेश हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर ऋणावेश हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई के पराविद्युतांक वाला कोई पराविद्युत माध्यम हमने यहाँ पर भर दिया है। तो देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य के पराविद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी d है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है। तो देखिए निर्वात में यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो एक प्लेट की वजह से होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुल मिलाकर निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो इसे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। और ये जो पराविद्युत माध्यम है यदि नहीं होता तब निर्वात की उपस्थिति में जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है वो Q अपॉन में 1 के इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास में आ गया है E नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। और देखिए उस स्थिति में विभव होता है V नोट बराबर E0 या E नोट D। इसे हम Q A अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए निर्वात में जो धारिता है, निर्वात की जो धारिता है C बराबर होता है Q अपॉन में V नोट। तो यहां पर C नोट बराबर Q अपॉन में V नोट। तो यहां से इस V नोट की वैल्यू यदि मैं यहां पर पुट कर दूं तो V नोट की वैल्यू हमारे पास में है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट D। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो D है वो यहां पर आएगा। तो ये जो D है वो यहां पर आएगा, A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D निर्वात में किसी संधारित्र की धारिता आ चुकी है। यदि हम पराविद्युत माध्यम भर दें तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इस विद्युत क्षेत्र को हम सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हैं, जहां सिग्मा P जो पराविद्युत माध्यम है उसके पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। देखिए इस स्थिति में जो धारिता है वो A एप्सिलॉन अपॉन में D हो जाएगी। एप्सिलॉन नोट के स्थान पर यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन ही रह जाएगी। अब मैं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के मध्य यदि हम रेशियो यदि हम फाइंड आउट करें तो A एप्सिलॉन अपॉन D, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, A से A कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, C एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इस एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नोट के पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा C नोट के, ये रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए निर्वात में जो धारिता होती है वो A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, और माध्यम में संधारित्र की प्लेटों के मध्य धारिता A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, जिसे हम A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R अपॉन D, जहां ये जो एप्सिलॉन R है वो यहां पर कैसे लिखा जा रहा है। तो ये हमारे पास में जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य माध्यम भरा हो तब धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें 21वें क्वेश्चन में पूछा है एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण से उससे स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्पीयर के परिपथीय नियम की। तो एम्पीयर ये कहता है कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन
बंद वक्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का μ0 गुणा होता है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से पुट कर सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद रेखा समाकलन इक्वल टू μ0 समेशन आई। तो देखो ये यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन है और ये जो समेशन आई है वो है धाराओं का बीजगणितीय योग। अब देखिए इसमें हमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण से मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। ये हमारे पास में एक सीधा तार है जिसमें से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके किसी बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी स्थित है जहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम बिंदु पी से गुजरने वाले एक एम्पियर के बंद वक्र की परिकल्पना करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं एक वृत्ताकार पथ है, इसे हम एम्पियर का बंद वक्र कहेंगे। तो देखिए ये हमारे पास में है, माना अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है जिसके बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके लिए हम बिंदु पी से गुजरने वाले एम्पियर के बंद वक्र का निर्माण करते हैं। तो ये जो बंद वक्र हमने बनाया है वो बिंदु पी से होकर गुजर रहा है। यहां से आप देखेंगे हमने क्या किया है, आर त्रिज्या का वृत्ताकार बंद वक्र का निर्माण हमने कर लिया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे एम्पियर के बंद वक्र का नियम। तो ये हमारे पास में एम्पियर का नियम है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद समाकलन इक्वल टू μ0 समेशन आई। तो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र, ये जो लंबाई का छोटा सा अल्पांश है, दोनों एक ही दिशा में, डॉट हटाएंगे, कोस 0 लगा देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो समेशन आई है वो आई के इक्वल है, क्योंकि इस बंद वक्र में से केवल और केवल आई धारा प्रवाहित हो रही है। कोस 0 का मान हो जाता है 1, तो बी डीएल आ गया, समेशन आई का मान है आई। यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान बंद वक्र पर नहीं बदलता, तत्पश्चात इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया। यहाँ पर ये जो बंद वक्र है उसकी टोटल लंबाई एम्पियर के बंद वक्र की लंबाई के बराबर होगी, जो कि 2πr होगी, बंद वक्र की लंबाई है। तो यहाँ पर हमने 2πr इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो बी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में आ गया है μ0 आई अपॉन में 2πr। यहां से आप देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आप दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ग्राफ खींचें तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस पेपर का जो 22वां क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम लिखिए। हमें यह भी पूछा है कि विभव की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ चित्र, केवल परिपथ चित्र पूछा है। इसके सी पार्ट में अंतिम जो पार्ट है उसमें हमें एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, इसे हम संधि नियम भी कहते हैं, कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम समेशन आई इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। इस 22वें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें पूछा है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ चित्र। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें एक विभवमापी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये यहाँ से ए से लेकर सी तक एक विभवमापी तार है। ये यहाँ पर इसमें संतुलन बिंदु होता है, ये प्राथमिक परिपथ कहलाता है। ये यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा हुआ है, ये प्राथमिक परिपथ में लगा सेल, ये कुंजी। द्वितीय परिपथ के अंदर हम एक सेल का प्रयोग करते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसके समांतर क्रम में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स संयोजित करते हैं RB, साथ में एक कुंजी, अन्य कुंजी K2 संयोजित की जाती है। इसके यहाँ से हम एक धारा मापी का संयोजन करते हैं और इस धारा मापी से हम एक विसर्पी कुंजी J यहाँ से संयोजित कर देंगे। जब इस कुंजी K2 को खुला रखा जाता है तब जो संतुलित लंबाई है वो L1 होगी, और जब इस कुंजी को K2 को लगा देंगे तब संतुलित लंबाई L2 होगी। तो पहले संतुलित लंबाई है L1, फिर संतुलित लंबाई है L2। देखिए
यहां से आप देखेंगे कि इस परिपथ की सहायता से हम किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर तीसरे पार्ट में देखिए कि किसी विभवमापी में 1.40 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल 35 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यदि सेल को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल के किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाए तो नई संतुलित लंबाई क्या होगी। अब इसे एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। हमें प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट दे रखा है, तो संतुलित लंबाई 35 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। हमें यह पूछा है कि जब 2 वोल्ट का सेल यूज में लिया जाए तब संतुलित लंबाई कितनी होगी। हम रिलेशन जानते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बल तथा उनकी संतुलित लंबाइयों के मध्य E1/E2 बराबर होता है L1/L2। तो देखिए यहां पर ये हमारे पास में है E1/E2 बराबर L1/L2। E1 की वैल्यू है 1.4, E2 हमारे पास में है 2, L1 है 35, L2 है L2 जो ज्ञात करना है। तो इधर से L2 इधर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे 70, पॉइंट हटाएंगे 2 संख्या पहले तो 700 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। कैलकुलेट करोगे तो 50 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आएगा, संतुलित लंबाई हमें 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होने वाली है। अब देखिए इस पेपर का अंतिम जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने 23वां क्वेश्चन देखिए। हमें एक तो लेंस सूत्र फाइंड आउट करना है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य एक हमें लेंस मेकर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। मैं यहां पर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं, बता देता हूं। 23वें क्वेश्चन में हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक 2 शर्तें भी पूछी है। तो शर्तें देख लीजिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। सेकंड जो शर्त है वो है सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन क्रांति कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए, आपतन होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रकाश का आपतन है वो क्रांति कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए। तो ये हमारे पास में वस्तु O है और इसमें हमने एक लेंस यूज में लिया है जिसका अपवर्तनांक N2, इसे N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, तो इससे हमें प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर हमने इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी पुट की है। माना एक N2 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं, इस वक्र पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो है R1, इसका ये है वक्रता केंद्र, इसके इस वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R2, वक्रता केंद्र हमने यहां पर C2 दिखा दिया है। लेंस से कुछ दूरी पर वस्तु O रखी गई है जिसका पृष्ठ ABC द्वारा, देखिए हम क्या करते हैं इस लेंस को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। एक तो इस वक्र पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब I1 पर बनेगा, फिर ये जो I1 इस पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो इस पृष्ठ के लिए आभासी बिंब का काम करेगा। तो ये जो पृष्ठ है ADC, इस पृष्ठ के द्वारा इस I1 का जो प्रतिबिंब है वो I पर हमें प्राप्त होने वाला है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे डायग्राम एक बार समझ लीजिए कि इस पृष्ठ के द्वारा जो O है उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है जो पृष्ठ ADC के लिए आभासी बिंब का काम करेगा। इस पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, I1 है वो आभासी बिंब का काम करेगा। पृष्ठ ADC के द्वारा अंतिम जो प्रतिबिंब है वो I पर बनता है। अब देखिए यहां पर हम गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र लागू करेंगे इस डायग्राम पर कि देखिए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला होता है N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R। तो इसके लिए इस पृष्ठ के लिए हम लागू करेंगे तो इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक N2 प्रतिबिंब दूरी, तो इसको मैं BI1 से पुट कर दूं, फिर माइनस में इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक N1 बटे में बिंब दूरी जो कि OB है इसको मैं U से ही पुट कर देता हूं। बराबर में आ जाएगा इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक माइनस इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में वक्रता त्रिज्या जो कि R1 के इक्वल है।
इस पृष्ठ के लिए क्या होगा, ये जो I1 है वो आभासी बिंब का काम करेगा, अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो R2 है। तो यहां से आप देखिए इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक हमारे पास में हो गया N1 अपॉन है प्रतिबिंब दूरी। तो यहां से प्रतिबिंब दूरी D से लेकर I तक होगी, जिसको हम V भी पुट कर सकते हैं, माइनस में इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में बिंब दूरी। तो D से लेकर I1 तक हम पुट कर देंगे, बराबर इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक माइनस इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन वक्रता त्रिज्या। तो ये इस पृष्ठ के लिए और ये इस पृष्ठ के लिए हमने गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के फॉर्मूले आपके सामने पुट कर दिए हैं। देखिए इन्हीं से ही हमारे पास में लेंस मेकर फॉर्मूला प्राप्त होने वाला है। ये दोनों इक्वेशन अभी मैंने पुट कर दी। इनमें हम BI1 और DI1 दोनों को हम लगभग इक्वल पुट कर देंगे। तो इसमें जब DI1 के स्थान पर BI1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 की भांति हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो देखिए इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास में ये है, राइट हैंड साइड ये है। और जब यहाँ से ये दोनों तो कट जाएंगे, इन दोनों में से हम N1 कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया हमारे पास में। इधर से हम R1 R2 ऊपर वाली जो पद हैं वो कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया हमारे पास में। तो देन देखिए मैं फाइनली हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलने वाला है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जानते हैं। तो इसकी जगह 1/f आ जाएगा। N1 का हमने इधर भाग लगा दिया, तो देखिए N1 का इसमें भाग लगेगा तो ये आ गया N2 अपॉन में N1। इसे हम N21 भी पुट कर सकते हैं। N1 अपॉन N1 से ये 1 हो जाएगा। यही लेंस मेकर फॉर्मूला है जो कि 1/f इक्वल टू N21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 के इक्वल होगा। तो दोस्तों ये था अजमेर जिले में जो हाफ ईयरली एग्जाम लगी है उसके पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इन टॉपिकों का यदि विस्तृत हल आपको देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल के वीडियोज में जाकर इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नोट्स की भी हेल्प लेकर इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके ज़िले में भी उम्मीद है कि इसी पैटर्न पर ही आधारित पेपर होना चाहिए। एज इट इज ये तो नहीं होगा, बट इसी पैटर्न पर आधारित ही पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही।